हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में, बाउंस बैक चैनल में। फिर से एक बार हम एक नई कहानी लेके आए हैं। इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं एक कविता से करना चाहता हूँ। कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो लोग कहते हैं ना कि बड़े शहर के लोगों को ही बड़े सपने देखने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को बिल्कुल झुटलाया है मेरी फैमिली की छोटी बहन ने। और आकांक्षा पोरवाल जिनका नाम है, उन्होंने एक छोटे से टाउन से आके और अपना नीट क्वालिफाई किया और सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने अपना मेडिकल कॉलेज, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। तो यहाँ पे इतने संसाधन ना होने के बावजूद भी उन्होंने कठिन परिश्रम किया और एक डिटर्मिनेशन से और बिना कोचिंग्स और सारी चीज़ों के संसाधन के अलावा भी अपने हार्डवर्क से ये मुकाम हासिल किया। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। तो आकांक्षा, वेलकम टू अवर चैनल बाउंस बैक, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय दिया और हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि नीट की जर्नी, नीट से पहले मैं आपकी एमबीबीएस के बारे में जानना चाहूँगा कि एमबीबीएस में जर्नी कैसी चल रही है आपकी। थैंक यू सो मच भैया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर सकूं, उन्हें गाइड कर सकूं अपनी जर्नी के थ्रू, कि वो अपने ड्रीम्स को हमेशा फॉलो करें, उन्हें बीच में ना छोड़ें, क्योंकि कभी भी उनको सक्सेस मिल सकती है। बिल्कुल, एक हमेशा बनाए रखनी चाहिए। वो है ना कि आप एक स्टेप दूर हैं सक्सेस से, आप कभी वापस ना जाए। पता नहीं एक स्टेप ही दूर हो और आप वापस चले गए, तो इसीलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आकांक्षा, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपकी एमबीबीएस, अब आप जैसे कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर में आपका एडमिशन हुआ है, तो थर्ड ईयर में आपकी कैसी जर्नी जा रही है एमबीबीएस की। मेरी एमबीबीएस की जर्नी ऐसे शुरू हुई कि मेरा एडमिशन जो है वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में हुआ। और मैं एमबीबीएस 2021 बैच की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं थर्ड प्रॉफ में पढ़ रही हूँ। तो मेरे को फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ सीखने को मिला। आप नए जगह जाते हैं, नए एनवायरनमेंट में जाते हैं और मेडिकल फील्ड बिल्कुल ही अलग फील्ड है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। आपको पहला टीचर ही हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप कैडेवर ही आपका पहला टीचर। कैडेवर क्या होता है? कैडेवर इज लाइक जो डेड बॉडीज होती हैं, तो उससे हम उनको वो हमारा सबसे पहला गुरु एक मरा हुआ इंसान ही होता है आपका। तो आप उनसे सीखते हैं और वो उसके लिए आप काफी रिस्पेक्ट भी रखते हैं, क्योंकि हम उसके कैडेवरिक ओथ लेते हैं कि हम इनकी कभी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, कभी इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा, फिर हम फिजियोलॉजी में आपकी बॉडी का फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के ब्लड टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आप बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है जहाँ आप लैब टेस्ट वगैरह जो भी आपके सीबीसी वगैरह होते हैं वो। फिर आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में नॉन क्लिनिकल में ही आपको पैथोलॉजी, माइक्रो और सब चीज़ें आ जाती हैं। एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग जर्नी है। हाँ, और फार्माकोलॉजी, आप सारी ड्रग्स वगैरह के बारे में सीखते हैं। और कम्युनिटी मेडिसिन जो सोशल मेडिसिन है आप वो भी सीखते हो थर्ड प्रॉफ में आके। और फॉरेंसिक मेडिसिन अभी हम लोग जा रहे हैं, पोस्टमार्टम देख रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, डेड बॉडीज को जो भी वो आ रहे हैं कि कौन से कैसे कॉज ऑफ डेथ हो सकते हैं, आप वो सब सीख रहे हो। फाइनल ईयर में आपके सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, ऑप्था, सारे वो सब आ जाते हैं। तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस चल रहा है, काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आप इवॉल्व होते जा रहे हो धीरे धीरे। तो बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया कि एमबीबीएस की जर्नी बहुत ही सुनने में ही बहुत रोचक और मज़ेदार लग रही है। अब जो है कि हमें एमबीबीएस से पहले जो वहाँ की एंट्री थी, नीट के बारे में बताइए। और आपने नीट की तैयारी कोटा से करी, कहाँ से करी, क्या अप्रोच रहा, क्यों कोटा ही चुना और क्या फ़ायदा मिला वहाँ जाके, सारी चीज़ें हमें पूरे हमारे डिटेल्स व्यूअर को बताइए, जिससे कि वो अपने जो कन्फ्यूज़न है, जो बच्चे अभी 12th पास करेंगे या जो पास करके आएंगे, उनको एक माइंडसेट क्लियर हो कि हाँ जी क्या करना है, क्या अप्रोच रहेगी। जी बिल्कुल। मैंने 12th तक कोई कोचिंग नहीं की, अपने सेल्फ स्टडी से ही किया। मेरा मेन फोकस बोर्ड एग्जाम्स पे था। मैंने उस टाइम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की। बहुत बढ़िया। तो फिर 12th का जब रिजल्ट आ गया, उसके बाद मुझे था कि मुझे सिंगल अटेम्प्ट में ज़्यादा करना है। और फिर मैंने कहा कि क्यों ना कोटा का, उस टाइम बहुत क्रेज़ भी था, तो मुझे कोटा जाके अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो मैंने जब घर वालों को ये कहा तो उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, बस तुम्हें अपनी मेहनत
पूरी लगानी है, पूरी लगन से अपना फैमिली काम ने भी करना है। पूरा सपोर्ट पूरा किया। सपोर्ट किया, किसी ने एक बार मतलब मना नहीं किया कि आप, मैं इससे पहले घर से कभी निकली नहीं हूँ तो कभी मना नहीं किया इस चीज़ को, पूरा सपोर्ट मुझे रहा फैमिली का। कोटा में भी बिल्कुल अलग माहौल था। आप जब घर से आते हो और आप जब पहली बार अकेले रहते हो जहाँ आप किसी को जानते भी नहीं हो, और मैंने कोचिंग जो है अपने एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से की थी, वहाँ मैंने लीडर कोर्स ज्वाइन किया था। तो लीडर कोर्स में क्या वो बेसिक से आपको पढ़ाते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं आप लीडर कोर्स ज्वाइन मत कीजिए, वो 11th-12th के लिए होता है, बट नहीं, वो बेसिक आपका क्लियर करता है। आप बेसिक क्लियर होगा तभी आप अपना आगे की प्रिपरेशन कर पाओगे, वो एडवांस लेवल पे आप क्वेश्चंस एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे। चीजें ऐसे नहीं होती कि आप उसे रट के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है नीट की प्रिपरेशन में। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, इवन बायोलॉजी में भी कंसेप्ट जब तक आपका नहीं बनेगा, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता भी है तो आप उस पर अप्रोच कर सकते हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा मेन फोकस ये था, मैं कोचिंग जाती थी, वहाँ जो भी पढ़ाया जाता था उस सब के नोट्स बनाती थी, ऑब्वियसली वहाँ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाते थे, पर मेन फोकस कंसेप्ट बिल्डिंग पे था। फिर मैं जब अपने रूम पे वापस आती थी, लंच वंच करके थोड़ा रेस्ट करके, तो मैं उस टॉपिक को रिवाइज करती थी और फिर मैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस लगाती थी। स्टार्टिंग में तो मेरा यही अप्रोच था। उसके बाद धीरे धीरे अपनी एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि मुझे आज, जैसे जैसे टाइम क्लोज आने लगा, तो मैंने एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि आज मेरे को ये टॉपिक रिवाइज करने हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसमें अब मतलब आप फंस गए, तो उसको क्या मार्क करते थे या कैसा, मतलब तो पहले कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन करते थे? मैं क्वेश्चन करती थी, फिर मैं उस क्वेश्चन को मार्क करती थी अगर मेरे को नहीं सॉल्व हो रहा है, फिर मैं एक दो बार और ट्राई करती थी। हो सकता है कि कभी टाइम ऐसा होता है, कुछ टाइम आपका मन नहीं लगता, आपका ब्रेन उस चीज पे काम है और एकदम से वो चीज बाद में आपको क्लिक हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं उसको मार्क कर लेती थी और फिर बाद में उस पर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करती थी, थोड़ा सोचती थी, तो वो चीज़ आ जाती थी। फिर भी नहीं आती थी तो किसी फ्रेंड से एक बार ही पूछ लिया, और नहीं फिर भी आती थी तो एलन में डाउट क्लियर, उसमें कोचिंग में डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो मेंटोर से जाके डिस्कस करती थी उस क्वेश्चन को और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके वो करती, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते थे ताकि उसमें आगे मैं ना फंसूं। तो बेसिकली आपने यही कहा कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करनी है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं साथ के साथ, और जो कॉन्सेप्ट कोचिंग में बताया गया वो आपको घर आके रिवाइज भी करना है। तो जैसे मॉक टेस्ट पेपर या जो आपने बताया कि काउंसलिंग सेशंस होते थे, तो उनका क्या रेलिवेंस है नीट की प्रिपरेशन में? उनका काफ़ी रिलेवेंस रहा है। मैंने कोचिंग जो है 8 महीने तक ही कर पाई थी, क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, तो मुझे घर वापस आना पड़ा था। जब वहाँ पे ग्रैंड टेस्ट चल रहे स्टार्ट ही हुए थे, कोविड की वजह से आपको कंपल्सिव कमबैक लेना पड़ा और आप प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम से पहले प्रिपरेशन आपकी पूरी नहीं हो पाई वहाँ कोटा की, आपको बीच में ही छोड़ के आना पड़ा। मुझे मार्च में घर वापस आना पड़ा, तो उधर उस टाइम ऐसा था कि उधर ही टाइम मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट शुरू हुए थे, तो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था वो चीज़। आपकी प्रिपरेशन हैम्पर कर गई जी। तो उस टाइम पे उधर बहुत बड़ी उनकी कोचिंग के जो सेशंस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, उसकी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि आप जब कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप जाके वो टीचर्स से कंसल्ट कर रहे हो, वो जाके आपको आपके उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लो कि ये क्वेश्चन में मैं फंस रही हूँ, ये मेरे गलत हो रहे हैं। आप जाओ उनसे बात करो, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करो, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। साथ में कोचिंग में बच्चे जाते तो वो नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल रहता है कि वो चीज़ आपके मेमोराइज होने में बहुत। तो नोट्स आप किस प्रकार के नोट्स की बात करें, किस टाइप के नोट्स? जो एग्जाम में एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले रिवाइज करने वाले नोट्स, या जो क्लास नोट्स होते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं वो नोट्स की बात करें? समराइज नोट्स या क्लास नोट्स की बात कर रहे हैं? मैं दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप क्लास में नोट्स बना रहे हैं उस टाइम टीचर वर्बली बोल रहे हैं, तो आप उसे नोट करते जाइए, क्योंकि एक छोटी चीज जो एक पॉइंट बता रहे हैं वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आप अपने नोट्स के पीछे 2 या 3 पेजेस छोड़ दीजिए, तो उसको आप बाद में समराइज कर दीजिए, तो आपके समराइज नोट्स भी वहीं उसी जगह रेडी हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जो क्लास में बताया गया उसमें रेलिवेंट छांट के, रेलिवेंट पिक करके आप उसको समरी बना लीजिए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के भी। तो वो एक समराइज नोट्स भी आपके रेडी हो जाएंगे, साथ से साथ वो हैंडी नोट्स आपके रेडी हो जाते हैं, तो वो आपके एग्जाम टाइम में हेल्प करते हैं। उससे भी ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगी एनसीईआरटी रीडिंग पे, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं कोचिंग पे और उनके मॉड्यूल्स पे। तो एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली बायोलॉजी में। मैंने
इतने जो अपना सेकंड अटेम्प्ट था उस टाइम पे मैं कोई कोचिंग में नहीं थी, मैं घर पे थी, तो मैंने कम से कम 10 से 15 बार अपनी 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी। आप जो भी पहली बार पढ़ रहे हो और नेक्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, आप दूसरे अप्रोच से पढ़ रहे हो, तो आपको अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको अलग प्रोस्पेक्टिव। बार बार जब आप पढ़ते हो तो उसमें फिर डिटेलिंग आती है आपको समझ में, हाँ, तो एक प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है उसी टॉपिक के पढ़ने का, बार बार पढ़ने से। जी, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप एनसीईआरटी रीडिंग पे बहुत फोकस करें, स्पेशली बायोलॉजी में, क्योंकि जो 2021 में जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, लोग बोलते डायरेक्ट आते, डायरेक्ट नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा असर्टिव रीजन टाइप क्वेश्चन थे, जैसे एम्स में आते हैं। तो जब तक आपका कंसेप्ट बिल्डिंग सही नहीं है, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उनको आंसर नहीं कर सकते विद इन द टाइम लिमिट। ओके, तो अब ये तो आपने प्रिपरेशन के बारे में बता दिया कि कैसे आपने प्रिपरेशन की, पर जो प्रिपरेशन करने में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे में बताइए। कि मतलब आपने तो बता दिया ये करना है, पर ये करने में आपको क्या दिक्कतें आएंगी और उनको ओवरकम कैसे करना है। देखिए इतनी स्मूथ ड्राइव तो होगी नहीं, जैसे आपने बताया आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन होती है। देखिए डेफिनेटली कुछ भी स्मूथ नहीं होता, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, सही बात है, विद थॉर्न्स आल्सो। तो आप जब देखते हो, तो आप जब जाते हो कोचिंग, आप बहुत तरह के नए माहौल में जाते हो, अलग तरह का ही कंपटीशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर आप हो सकता है अपने क्लास के टॉपर रहे हो, पर वहाँ अलग तरह का ही कंपटीशन होता है, हर स्टेट का टॉपर बैठा होता है, हर स्टेट का टॉपर होता है। तो जब आप वहाँ पे जाओगे, आप देखोगे तो वहाँ पहली बात तो माहौल में एडजस्ट होना वो एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो डिविएट हो जाते हैं अपने पाथ से और वो पढ़ाई की जगह कहीं और ही चले जाते हैं। आप बहुत सारे केसेस कोटा में सुनते हो, वही तो कोटा की बात होगी, इवन घर पे भी, घर में वो तो आप मकसद भूल जाते हैं जी। तो वो आपको ये है कि आपको स्टिक टू रहना है, आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है और आपको उसको फोकस बनाए रखना है, आपको उसको वर्क कैसे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपना फोकस बनाए रखना है, हमें अपने गोल पे गोल ओरिएंटेड रहना है। दूसरी चीज़ ये कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, आपको नहीं समझ आता आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, आप कैसे, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाओ और आप पढ़ना शुरू करो, आप रीडिंग करो, थरो रीडिंग करो, उसे मार्क करते जाओ, और आपको जो पॉइंट लग रहा है आप उसे वहीं पे या तो स्टिकी नोट्स लगा लो या आप वहीं पे पॉइंट भी बनाते जाओ, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पेज का ही कंसाइज समझे। एनसीईआरटी भी आप इस अप्रोच से पढ़ो कि आप उसके कंसाइज पॉइंट, क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन आपको एक क्वेश्चन देती है। ओके, तो एनसीईआरटी रीडिंग बहुत फोकस करनी है, ना ही केवल बायोलॉजी में, क्योंकि बाकी लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स छोड़ देते हैं। फिजिक्स में भी जो आपका मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है, सेमीकंडक्टर्स, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी आपको एनसीईआरटी रीडिंग अपना करनी है। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगी अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी ही एनसीईआरटी रीड करो, अगर नहीं टाइम है तो आप मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आप इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर हो गया, इन सब पे ज़्यादा फोकस करके इनकी एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ लो। केमिस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि लाइन वाइज क्वेश्चन आते हैं, उससे आपसे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, तो वो वहाँ पे भी एनसीईआरटी रीडिंग बहुत, मतलब एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। आप केवल मॉड्यूल्स, कोचिंग के मॉड्यूल्स, मॉक टेस्ट पेपर के अलावा आपको एनसीईआरटी को भी बहुत प्रिविलेज देनी है, बहुत तवज्जो देनी है। उसके बिना नीट की जर्नी आपकी थोड़ी रोलर कोस्टर राइड रहेगी। एनसीईआरटी पे फोकस करना है, आपका ये संदेश है। क्योंकि लोग ये होता है कि वो मॉड्यूल्स बिल्कुल इसको इग्नोर कर देते हैं, एनसीईआरटी को, और मॉड्यूल्स को ही गॉडफादर मान लेते हैं। उनकी एनसीईआरटी बैग में अलग पड़ी होती है, उन्हें याद भी नहीं होता है कि उनके पास एनसीईआरटी जैसी कोई बुक भी है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपनी एनसीईआरटी पर और उस पर मेजर फोकस बनाए रख के अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि मॉड्यूल्स में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो हायर लेवल के होते हैं, और जबकि इतने हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उन्हीं को घुमा के आते हैं। मतलब बेसिकली 12th की जो एनसीईआरटी है, 12th का सिलेबस है, उसको अगर आपने थरोली रीडिंग किया तो आपकी जर्नी एग्जाम में आप थोड़ा सा स्टेबल रहेगी और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी पे फोकस करना है, करिकुलम पे फोकस करना है 12th का, इवन 11th और 12th भी। और दूसरी चीज जो एनसीईआरटी के पीछे खुद के क्वेश्चंस दिए रहते हैं फिजिक्स में, उन पर कोई ध्यान भी नहीं देता, आप उनको भी सॉल्व कीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन पे भी फोकस करिए। तो शायद ऐसा कभी हो जाता है कि वो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एज एमसीक्यू फॉर्म में,
तो जब जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव, एग्ज़ाम अप्रोच में क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, या तो पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना भूल जाते हैं। मतलब क्वेश्चन भी वो टाइम फ्रेम से चैलेंज के साथ, मतलब आप स्टॉप वॉच लगा के 2 घंटे 3 घंटे, कितने घंटे का ये नीट का एग्जाम होता है? नीट का एग्जाम आप 3 घंटे 20 मिनट का ओके, होता है। तो वही उसी एनवायरनमेंट में एग्जाम क्वेश्चन प्रिपेयर अटेम्प्ट करने चाहिए। वो मैं बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले आप जब एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, एक टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप पहले अटेम्प्ट में हो सकता है आप विद इन टाइम फ्रेम नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले उसे नॉर्मली सॉल्व कीजिए। पर जब नेक्स्ट टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं, आप एक बार सॉल्व कर चुके हैं, अब आप टाइम लिमिट सेट कीजिए। पर आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन। ओके, और आपको बायो में इवन कोशिश कीजिए आप 30 सेकेंड्स तक अपना लिमिट सेट करें। अगर उसके जाता है तो 45 सेकेंड्स मैक्स। ओके, मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चन 30, बायोलॉजी के जो 30 या 45 सेकेंड्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 मिनट पर क्वेश्चन। जी, तो ऐसा क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन फंसता है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो आ जाता है, उसमें फंसना वो थोड़ा सा स्पेयर है। बात के लिए स्पेयर टाइम होना चाहिए। मतलब अगर एक मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन में लग रहा है तो या तो आप थोड़े से 20-30 सेकंड में बनने वाला हो तो बनाइए, नहीं तो फिर उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें फंस गए आप तो आपका एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, छूट जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट ईयर के नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, मैं उनको कहना चाहिए, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर आ रहा है, तो जो लोग 2025 में नीट का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, क्योंकि अभी नवंबर स्टार्ट हो गई है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो आप फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पे फोकस कीजिए मेनली। उस पे एनसीईआरटी देख लीजिए आप, उसका वेटेज ज़्यादा होगा। और आप केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लीजिए। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोचिंग्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे जाके पढ़ा देते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है। तो आपको ये अपने आप फिगर आउट करना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बेसिकली ये कहें कोचिंग से भी ज़्यादा आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी आपका गोल होना चाहिए एग्जाम पास करना। बाकी एक्सपर्टीज आप एमबीबीएस में भी ले सकते हैं। नहीं, एमबीबीएस में तो वो अच्छा वो नहीं है इतना, बट हाँ आपका मेन गोल होना चाहिए आप एग्जाम ओरिएंटेड रहिए। हाँ। दूसरी चीज, आप बायोलॉजी आप पढ़नी है, आप कोशिश कीजिए कम से कम आप 2 बार तो 11th-12th की एनसीईआरटी की बायो का थरो रीडिंग कीजिए, हाईलाइट कीजिए पॉइंट्स को, आप अपने आप समराइज कीजिए उससे एक एक चीज को, कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, ताकि अगर आपके असर्टिव रीजन टाइप क्वेश्चन आए तो आप उन्हें अच्छे से अप्रोच कर सके। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सबसे ज्यादा गलतियां वहीं करके आएंगे। और दूसरी चीज ये कहूंगी कि आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना है अपने एग्जाम पे, और आप मॉक टेस्ट देना चालू करते हैं। फुल सिलेबस, भले ही आपका सिलेबस हुआ हो या नहीं हुआ हो, सिलेबस लास्ट मिनट तक खत्म नहीं होता। जो लोग वेट करते हैं इस चीज का कि मेरा एक बार सिलेबस खत्म हो जाए मैं उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको अभी फोकस करना है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। अभी अगर आपके पास नवंबर दिसंबर में टाइम है, आप 14 दिन में एक बार दे दीजिए, मतलब जितना अटेम्प्ट किया आप उसमें से अपने नंबर देख लीजिए। 15 डेज में एक बार दे दीजिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम क्लोज आ रहा है आप हफ्ते में एक बार दीजिए। आप संडे को बैठिए, 3.5 घंटे आप बैठिए अपना टाइम लगा के, कुछ नहीं अभी आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिल रहा है, आप 10 साल के क्वेश्चन हर संडे उठा लीजिए और उसे एक पेपर की तरह आप सॉल्व कीजिए। मैं जब घर पे मतलब क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं इसमें, 10 ईयर लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के रिपीट होते हैं, बट अभी पैटर्न चेंज हो गया। अभी पैटर्न में क्या हो गया है कि अभी तक आपको चॉइस नहीं थी, 2020 तक आपको चॉइसेस नहीं मिलती थी क्वेश्चन में, इंटरनल चॉइसेस नहीं थी। बट 2021 से जो मैंने पेपर दिया था उसमें वो फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ कि आपको 35 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, जो कि सेक्शन ए में आएंगे, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी के, और बाकी आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी में। और उसमें से आपको 10 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस से आप करते हैं, तो टोटल आपको हर सेक्शन से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बेसिकली ये है कि आप पहले, मैंने जो अप्रोच फॉलो किया था उसमें ये था कि मैंने पहले बायोलॉजी का सेक्शन ए, जूलॉजी और बॉटनी का अटेम्प्ट किया, उसके बाद कोशिश की कि हर क्वेश्चन में विद इन 30 सेकेंड्स कंप्लीट करूं, और उसके बाद मैंने जो है चॉइस वाला क्वेश्चन सेक्शन बी उठाया, मतलब वो आपका कंफर्ट जोन है, आपने चूज किया है, तो आपके आते होंगे वही क्वेश्चन चूज किए हैं। बहुत तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ क्वेश्चन ही इतने
ट्रिकी होते हैं कि आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हो इतने कम टाइम में कि मुझे कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना, और वहाँ आप गलती कर बैठते हो। तो टाइम बॉक्सिंग अप्रोच लगानी जी, पड़ती है। तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, आपको सारे क्वेश्चन एक नज़र में सबसे पहले पेपर उठाइए, जब आपको मिले आप देखिए सबसे पहले कि क्या क्या क्वेश्चन है, एक थरो नज़र आप मारिए पूरे पेपर पे पलट के। सबसे पहले पेपर करने मत बैठ जाइए कि आप पेपर मिला आप क्वेश्चन पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं और उनका देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, कोई ट्रिकी पॉइंट है तो उसको रीडिंग के टाइम ही मार कर लेना है। तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, 5 से 10 मिनट, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, आप पेपर उठाएं, आप थरो रीडिंग, आप पन्ने पलटें 5 मिनट अपने क्वेश्चन पेपर के, और आपको उस चीज़ से वो प्रैक्टिस मिल जाएगी कि आप जब एग्जाम टाइम पेपर दे रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन मुझे एक नज़र में हाँ मुझे ये आता है बिल्कुल, और किसमें मुझे थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ वहीं क्लियर हो जाएगी, आपके आधी ट्रबल्स तो वहीं कम हो अच्छा, जाते मतलब हैं। पेपर बहुत थरोली पढ़ना है और उस क्वेश्चन को वहीं एनालाइज कर लेना है, क्योंकि अब ये नहीं है कि डायरेक्ट लगाने पहुंच गए, एक थरो रीडिंग से क्वेश्चन को वहीं एनालाइज करके और सॉर्ट कर लेने हैं कि किस क्वेश्चन में तुरंत अटेम्प्ट हो जाएंगे, किस में थोड़ा टाइम लगेगा या कौन सा नहीं आता। तो फिर उसके बाद आप जब पेपर देंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपने पूरी साल जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया, तो द एग्जाम डे जो होता है वो सबसे तो 3.5 घंटे, वो 3.5 घंटे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वहाँ गलती नहीं करें। OMR प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना कि आपके OMR भरने, तो भरते टाइम गलतियाँ ना करें। तो मतलब OMR जो पेंसिल से भरना होता है, पेन से भरते हैं आप OMR शीट। तो अगर हाँ आपको सही आंसर भी पता, आपने गलत तो फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर, वो आपका -1 आपको +4 की जगह -5 लेके और उससे फिर आपका डीमोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन भी आएगा कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आता है वो गलत हो जाए दुख नहीं होता, आता हुआ गलत हो जाए तो दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख होता है। तो आप उसी चीज को फोकस कीजिए। आप जब मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हैं तो आप OMR के साथ दीजिए। तो आपका जो आप टाइम है वो आप OMR के साथ बांधेंगे। मतलब पूरा आप एग्जाम माहौल बना के, इन्वायरमेंट बना के एग्जाम देना है, बिल्कुल प्रोटोटाइप बनाना है एग्जाम का। उसमें टिक, जैसे OMR है तो वो सर्कल करने, टिक नहीं करने हैं। तो आपको पहले हो सकता है स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हो, आपको बैठने में डिफिकल्टी हो, आप नहीं बैठ पा रहे हो, तो जैसा अप्रोच आप बायोलॉजी में रखेंगे, मेरे हिसाब से मैंने पहला बायो कंप्लीट किया था, अपना सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही। फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स का सेक्शन ए और केमिस्ट्री का सेक्शन ए, और फिर लास्ट में सेक्शन बी रखा, क्योंकि चॉइस बनाना ट्रिकी हो जाता है उस केस में और ज़्यादा, कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कंप्लीट करें और सेक्शन ए और सेक्शन बी के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। जो क्वेश्चन नहीं आते वहाँ रुकना नहीं है। अच्छा। आप वो स्किप कर दें, स्किप करते जाएं, फिर बाद में जो आपका स्पेयर टाइम रहेगा आप वहाँ पे वो करें। मतलब जो क्वेश्चन आता है वो जरूर अटेम्प्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए, वो रिग्रेट का कारण बन जाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे, एक एक नंबर पे जो अभी रैंक इन्फ्लुएंस हो रही है, तो इफेक्ट हो रही है जिस हिसाब से, तो आप देख सकते हैं। तो आपको जो आप एग्जाम में करेंगे वही आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें मतलब अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो सारे अटेम्प्ट करते हैं, मतलब ऐसा कोई सेट नहीं कि इतने छोड़नी है, या एक स्टैंडर्ड है कि इतने करने चाहिए तो आपकी रैंक आ जाती है, अटेम्प्ट रेशियो इतना, मीन्स आपके कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें? हर सेक्शन में जैसा कि मैंने बताया कि 45 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। अभी 60 क्वेश्चंस आने लगे, उसमें से आपको 45 करने होते हैं, तो 135 होते हैं टोटल। 4 सेक्शन होगा, आपके टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से 180 क्वेश्चन करने हैं। 180 करने हैं, तो क्या मतलब एक कोई स्टैंडर्ड है कि इतने ही अटेम्प्ट करना ही चाहिए, या फिर आपको 180 पूरे आते हैं तो अगर 180 पूरे कर सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे पिछले साल तक पूछते तो शायद मैं इसका जवाब दे देती, पर इस साल जो रैंक इन्फ्लुएंस हुई है, जो इफेक्ट आया है, तो शायद मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अभी पिछले साल तक जो कट ऑफ आपका 605 या 610 तक जाता था, वो कट ऑफ इस साल 650 गया है। तो आप समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ रैंक पहुंची है। तो मैं ऑब्वियसली इसका जवाब अब नहीं दे पाऊंगी। आपको जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आप अटेम्प्ट कीजिए, और सही अटेम्प्ट कीजिए, नेगेटिव मत कीजिए। सिली मिस्टेक्स करना बहुत बड़ी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्या गलती थी कि मेरे 595 मार्क्स आए थे उस अटेम्प्ट में शायद पेपर बहुत आसान है कोरोना की वजह से, तो उस अटेम्प्ट में पेपर बहुत आसान आया। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि हाँ मुझे ये आता है, इतनी सिली मिस्टेक्स कर दी कि उस कारण मेरे
2 क्वेश्चन अगर और होते तो शायद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन मतलब हो कि जाता। मतलब आसान पेपर देख के उत्साहित नहीं होना है, जी। दिल दिमाग दोनों ध्यान लगा के ही अप्रोच एकदम फोकस्ड रहनी है। ना आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है पेपर देते ना टाइम कि पैनिक मुझे होना, नहीं हो हाँ। रहा है, और ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं मुझे तो पूरा बिल्कुल पेपर नर्व आता है। सेटल डाउन करनी है। सेटल डाउन करना है, क्योंकि दोनों ही चीजें आपको हमेशा अपने उससे डिबेट कर देती हैं, आप नहीं फिर कर पाते हो। तो जैसे कि हर विराट कोहली का सचिन तेंदुलकर होता है और हर ऋषभ पंत का MS धोनी होते हैं, ऐसे ही आपकी क्या मोटिवेशन स्टोरी थी? आप किस इंसान से इंस्पायर हुई? किस चीज, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था आपका? हाँ, जैसा कि हम जिस टाउन से आते हैं वहाँ रिसोर्सेज की बहुत कमी है। Okay. अभी भी यहाँ पे कोई बहुत अच्छे MBBS डॉक्टर्स नहीं है, तो आपको हर छोटी चीज़ के लिए आपको या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आपको बाहर नियर बाई हाँ, सिटी कानपुर जाना होता जी है। जी। तो इतना किसी के पास रिसोर्स नहीं है, हो सकता है इतना टाइम नहीं है, अगर उसे वही क्रिटिकल वहीं, केयर ऑन स्पॉट हाँ, मिल जाता emergency तो शायद है, वो हाँ। बच जाता। जी। तो ऐसे ये चीज़ें देख के मुझे लगता था कि मैं जिस टाउन में पली बड़ी हूँ, जहाँ से मैंने चीज़ें ली हैं, मैं वहाँ उनको कुछ टेक ग्रेटिट्यूड जी, एज अ ग्रेटिट्यूड मैं उन्हें दूं, एक अच्छा सोसाइटी को एक कुछ रिटर्न करना। हॉस्पिटल या कुछ या अपनी सर्विस दे सकूं उन्हें, एक अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी, जो हेल्थ फैसिलिटी सबका राइट होता है, बिल्कुल सही बात है। फैसिलिटी मिलना। दूसरी चीज़, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरा ये भी था, जब मेरे पेरेंट्स किसी भी अच्छे डॉक्टर को देखते थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि हम तुम्हें भी ऐसे वाइट कोट में देखना चाहते हैं, तुम्हें भी ऐसे स्टेथोस्कोप के साथ देखना चाहते हैं। तो वो एक मोटिवेशन हमेशा मेरे साथ रहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे ही करना है। तो यही मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा हमेशा से। तो जैसे आपने बताया मोटिवेशन के बारे में, तो हर आदमी की अपनी अपनी मोटिवेशन होती है। तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हर इंसान को अपने जीवन में लक्ष्य पाने के लिए अपना मोटिवेशन ढूंढ लेना है और फिर उस लक्ष्य के पीछे हाथ धो के पड़ जाना है। तब तक हार नहीं माननी जब तक वो लक्ष्य आप प्राप्त ना कर लो। जो आपके पास 1000 कारण होंगे वो ना करने के पर एक कारण होगा, होना चाहिए कि आपको जिसको वो करना है। तो मोटिवेशन की बात हो गई। अब हमें ये मानना है कि इस बार जो है वो कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो इसमें मतलब कि प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस बताना चाहेंगी, या इतने हाई लेवल का कंपटीशन में जो एक मीडियोकर 80-90% वाले बच्चे होते हैं वो कैसे मतलब सरवाइव करें, या मतलब क्या वो नीट छोड़ दें या इतने हाई एम ना करें? मतलब इतनी हाई कट ऑफ, क्या बच्चे किस लेवल के आ रहे हैं, या एग्ज़ाम की वजह से हाई कट ऑफ गई? क्या था अप्रोच इस बार, क्या कट ऑफ क्यों हाई गई है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट वो था, वो सिस्टम पे मैं करना चाहूंगी, जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ। ओके, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इस बार का पेपर लीक हुआ था। तो आप तो मतलब इसमें अच्छा, तो एक सिस्टम की भी फेलियर थी उस टाइम उस चीज़ पे, कि फिर उसको भले ही रेक्टिफाई किया गया, बट एक बार चीज़ गलत हो जाती है, आप उसे तो कुछ डिजर्विंग बच्चे रह जाते हैं। जी, तो वो री एग्जाम नहीं करके उन्होंने वहीं जहां उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स दे रखे थे, NTA ने दे दिए थे बिना किसी रीजन के, बाद में आप उसे काट रहे हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, वो उससे रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। प्लस बच्चे के उसके माइंड पे भी इफेक्ट करता है। जो पास हो गया वो खुशियां बना चुका और मिठाई बांट चुका, फिर वो अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव। देखा होगा केस जिसके बोलना नहीं थे, बस जिसके 720 थे, बाद में उसके मार्क्स कम हुए, मतलब AIR 1 से वो सीधा नीचे आ गया जी। तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होती है बच्चों के लिए। तो ऐसे सिस्टम का फेलियर, आप इस सिचुएशन में मैं कहना चाहूँगी कि आपको रेडी रहना है हर चीज़ के लिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है आपका इन मोमेंट पे एग्जाम सेंटर चेंज हो जाए, आप का किसी भी मोमेंट पे पता चले पेपर लीक हो रहा है, तो आपको रेडी रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका गोल है आप नीट क्रैक करें और MBBS में एडमिशन लें, आप उस पर फोकस करें। बाकी जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब वो एक सिस्टमेटिक रिस्क है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपके हाथ में है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग करें, वो आपके हाथ। बहुत ज़्यादा क्लियरली बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है जो टॉपर हैं वही नीट क्लियर कर पाते हैं। जो 60-70% वाले बच्चे, बहुत बार देखा है कि वो नीट में क्लियर कर लेते हैं, पर टॉपर्स नहीं कर पाते। मेन IQ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसिप्लिन। आप पढ़ रहे हो रोज, आप इतने क्वेश्चंस रोज सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्लियर कर ले जाओगे। आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क
और आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन अप्रोच, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं कि आप नीट क्लियर कर पाओगे। नहीं, एक टॉपर है वो पढ़ाई नहीं कर रहा, ये सोच के बैठा है कि मेरे को सब आता हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं नीट क्लियर करूँ, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ओके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप 12th में कैसा परफॉर्म कर रहे थे, उससे आपकी नीट की परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। आप जो मेहनत नीट की प्रिपरेशन में डाल रहे हो वही आपके एग्जाम रिजल्ट में वही जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। आपका प्रीवियस आप कितने बड़े मतलब ग्लोरीफाइड आपकी एजुकेशन कैरियर रहा, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो सही बात कही। अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अब जैसे आप जब डॉक्टर बन जाएंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, तो इसके बाद आप फिर क्या करेंगे? आगे की लाइफ के बारे में बताइए। मतलब सोसाइटी को क्या, मतलब आपका क्या अप्रोच रहेगा डॉक्टर बनने के बाद? पहले तो MBBS कंप्लीट करने के बाद मैं नीट PG के लिए प्रिपरेशन के लिए फोकस करूँगी। तो उसमें जैसे भी रैंक चाहता है उस हिसाब से आपको मेहनत भी वहाँ सुना MBBS से नीट से ज़्यादा कठिन होता है वो एग्जाम। वो काफ़ी कठिन होता है क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे MBBS की सीट्स बढ़ती जा रही हैं पर PG की सीट्स नहीं बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ना सोचें कि नीट क्लियर करके आपको मंजिल मिल गई, ये बस आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आपको सीढ़ियाँ भी चढ़नी है और आपको अभी लक्ष्य तक पहुँचना है। जब तक आप एस्टैब्लिश डॉक्टर नहीं बन जाते, आपको आपका लक्ष्य नहीं मिला। मतलब असली स्ट्रगल तो डॉक्टर बनने के बाद शुरू होता है। उसके भी बाद MBBS के बाद शुरू होता है जब आप प्रैक्टिस में आते हो। ओके, इंटर्नशिप से चीजें शुरू होती हैं। ये अब आप एक्चुअल ह्यूमंस पे आप उनको मेडिसिन इंजेक्शन देना शुरू करते हो। जब आप शुरू करते हो, अभी जैसे सिलेबस हो गया है आपकी, वो होती है तो आप पोस्टिंग पे जाते हो, जैसे सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है। बट मेन आपका शुरू होता है कि इंटर्नशिप के बाद आप सबके लिए डॉक्टर बन चुके होते हो और आपको उस पर वर्क करना होता है। अब आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो पेशेंट्स से, तो मेन चीज़ वहाँ आप पे शुरू होती है। वहाँ आपकी एबिलिटीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। आपने जो 4-4.5 साल नॉलेज एक्वायर की है, अब आप उसे प्रैक्टिकल में यूज करो। बाकी रिश्तेदार भी जज करते हैं कि या फोन करके कहते हैं मेरे बेटे को बुखार हुआ है तो दवाई बता दो। हर चीज के लिए तो वहाँ भी अगर आपने सही दवाई नहीं बताई तो वो रिश्तेदार आपकी पढ़ाई को जज कर देते हैं 1 मिनट में। तो आपको हर चीज के लिए वहाँ रेडी रहना है, क्योंकि वहाँ कैसी भी सिचुएशन आ जाती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। उसके आगे आपके जैसे भी ब्रांच हो, मेरा है कि मेरे को सर्जरी MS के लिए है, तो किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? उसके आगे जनरल सर्जरी के लिए, फिर उसके आगे सुपर स्पेशलिटी, भगवान ने अगर चाहा। नहीं, बिल्कुल मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो मुकाम मन में सोच रखा वो मुकाम हासिल करें, और सबका घर वालों का और आप सबका आशीर्वाद रहा तो। अरे मैं आप जो सोचा उससे भी आगे 2 कदम जाए। तो किस एरिया में मल्टी स्पेशलिटी? कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनना चाहूंगी। तो सही बात है, दिल का डिसीजन दिल से लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप पूरी अपनी जर्नी और नीट की प्रिपरेशन, जो नीट एस्पिरेंट है, एक समरी दे दीजिए, की टेक अवेज पॉइंटर्स 4-5 समरी में। मैं सबसे कहना चाहूँगी कि सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप पे भरोसा बनाए रखिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो। और कभी अगर आप भरोसा खोते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोग बनाए रखिए जिनको आप पे भरोसा हो। उनके भरोसे को देख के आप में अपने आप भरोसा जाग जाता है, भले ही वो आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, मेंटर्स हो, कोई भी हो। दूसरी चीज ये कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना, नेगेटिव लोगों से, जो आपको पीछे अपने लक्ष्य से पीछे खींचे। जी, तो या तो ऐसा कीजिए कि सुनिए, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाले। आपको उन पे माइंड नहीं करना, उस पे फोकस नहीं करना कि उसने उनका जवाब बोल के नहीं देना, उनका करके देना। बहुत बढ़िया। आपको आप चुप रहिए, अपने वक्त का इंतजार कीजिए, जब वक्त आ जाए जवाब वक्त देगा। सही बात। तो दूसरी चीज ये कि आप अपने आसपास ऐसे लोग बनाए रखिए, जब आप कभी डीमोटिवेट हो, डिप्रेस हो, कभी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या कुछ भी, तो मॉक टेस्ट के मार्क्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। वर्क कीजिए उस पे। सही बात है। दूसरा कि आपको उन लोगों को बनाए रखना है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उन्हें अप्रोच करें और वापस अपनी जर्नी में अपने लक्ष्य पे वापस एक गाइडेंस के तरीके से। जी,
मैं तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगी जो मैंने की थी अपने नीट जर्नी के दौरान, जब मैं घर पे प्रिपेयर कर रही थी, कि मैंने अपनी एक मिस्टेक डायरी बनाई थी। बहुत बढ़िया। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो उसमें जो भी गलत आ रहे हैं, जो भी तुक्के से क्वेश्चंस मैंने किए हैं, उसके बाद बैठ के मेरे को जितना भी टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, आराम से तसल्ली में बैठ के मैं उस पूरे पेपर को एनालाइज करती थी कि मेरे से क्या गलती हुई है, मैंने इसे किस अप्रोच से किया था और किस अप्रोच से करना चाहिए था। बहुत अच्छी चीज आपने बताई, ये मिस्टेक डायरी बहुत हेल्पफुल लग रही है मुझे। जी तो वो चीज़ मैं लिखती थी बैठ के कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इसके रिलेटेड मैं आंसर्स लिखती थी, और उससे रिलेटेड आसपास मैं एनसीईआरटी में गई, उससे रिलेटेड आसपास जो टॉपिक है वो भी नोट करती है, तो आपका एक पूरा कंसेप्ट प्रिपेयर हो जाता था। और फिर उसे आप हर 15 दिन में रिवाइज कीजिए, और एग्जाम टाइम में वो मिस्टेक डायरी रिवाइज करना बहुत मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या गलतियां आपने प्रिपरेशन टाइम करी, तो एकदम स्पेसिफिक हो जाएगा कि ये गलतियां नहीं करनी है। बहुत अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट कि उस पर फोकस बनाए कि एट लास्ट अगर आप मॉक टेस्ट शुरू से दे रहे हैं तो आपके पास एक काफ़ी हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कि हाँ मेरे ये तो एकदम प्रिपेयर है, मैं इनके लिए बिल्कुल रेडी हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं इनके लिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं मैं इनके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी सब लोग करें, ये बहुत हेल्पफुल होती है। और कभी ये मत सोचें कि मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो टाइम आप जो लगा रहे हैं वो कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, आपको इफेक्टिव रिजल्ट और आगे जाके आपका एग्जाम में या प्रिपरेशन में टाइम, फर्स्ट प्रिपरेशन में अगर कोई टाइम ज़्यादा कंसेप्ट ले रहा है तो वो आगे जाके आपका बचाएगा या आपकी गलतियाँ रोकेगा। क्योंकि एक मैं भी यही समझता हूँ कि कंसेप्ट अगर आपने खुद से बना लिया तो वो आप कभी नहीं भूलते, टीचर का पढ़ाया हुआ भूल जाते हैं। तो जी, और इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, जो आपका एग्जाम डे है वो आपका मेन वो है, आप जिसके लिए पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, पूरा टाइम लगा रहे हैं, उस दिन बहुत ही आप फोकस्ड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको हो सकता है नर्वस ना हो, पैनिक ना हो, आपको एंजाइटी हो रही हो, नर्वसनेस हो रही हो, तो बात कीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए, पर पैनिक मत होइए, क्योंकि उस टाइम अगर आप पैनिक कर जाते हैं तो आपको पूरा रिजल्ट इफेक्ट कर देता है, वो पूरे साल की 3.5 घंटे निकल जाती है, वो एकदम आपके जीवन और उसका बात होती है, तो उसमें आपको सारे नर्व्स कंट्रोल करके आपके पास कोई भी सिचुएशन आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप अलाइंड रहिए, काम डाउन रहिए, और अपने फोकस कीजिए कि अब ये 3.5 घंटे मुझे अपना बेस्ट देना है, और रिजल्ट जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने उसके लिए इतनी मेहनत पहले से ही कर रखी होती है। तो हेलो व्यूअर्स, थैंक यू। मैं आकांक्षा को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आके हमारे चैनल पे इतनी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट दिया, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई अपने बारे में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, और जिससे हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप जितने भी कन्फ्यूजन से आपके सारे दूर हो गए होंगे, मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। तो बहुत थैंक यू आकांक्षा आने के लिए हमारे चैनल पे। थैंक यू भैया, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि मैं लोगों को गाइड या मोटिवेट कर सकूं अपने स्टोरी के थ्रू। तो दोस्तों, ये था हमारा पॉडकास्ट। अब आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन हिट करें और लाइक करें वीडियो, कमेंट करें, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए, और भी आगे अमेजिंग किसी भी टॉपिक पे आपको पॉडकास्ट चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइए। ये भी पॉडकास्ट नीट का आपकी ही डिमांड पे आया था। थैंक यू गाइस।